नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कहती है कि अनजान है। नाम है उनका अतुल कुमार अंजान। आप सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव हैं। अंजान साहब, आपका मुहामुही में स्वागत है। धन्यवाद जी। लेकिन आपसे मुहामुही में बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, आपसे कुछ जानने समझने का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। अतुल कुमार अंजान को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो सिर्फ नाम के अनजान हैं, पर हकीकत में जानते बहुत कुछ हैं। साम्राज्यवादी ताकतों के मंसूबों और कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों पर काव्यात्मक भाषा में जब वो लच्छेदार बयान देते हैं तो लगता है कि क्रांति बस अगले ही मोड़ पर खड़ी है। हवाले करो ताकि नए रास्ते से बिहार का निर्माण हो सके। ये अलग बात है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के क्रांति पुत्र अपना रास्ता भटक चुके हैं और उनमें से कईयों ने हाथ में हथियार लेकर हमारे लोकतंत्र को हाँकना शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि अतुल अंजान इस तथ्य से बिल्कुल भी अनजान नहीं है और इस पर वो खुलकर बोलेंगे। अतुल कुमार अंजान लखनऊ में रहते हैं और घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। 2009 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति महज 40 लाख रुपए बताई, जिसमें 17.5 लाख रुपए का लखनऊ के गोमती नगर इलाके का मकान और बिहार के बांका में खेती की 5 बीघा जमीन शामिल है। निवेश के नाम पर LIC की 2 लाख रुपए की एक पॉलिसी उनके पास अलग से है। सीपीआई ने पिछले दिनों पटना में महाधिवेशन कर AB वर्धन की जगह सुधाकर रेड्डी को अपना महासचिव चुन लिया। अंजान साहब से ये जानेंगे कि सुधाकर रेड्डी ही क्यों और कौन सा फॉर्मूला अपनाकर वो जनाधार खोती जा रही इस पार्टी में नई जान फूकेंगे। मुद्दे कई और भी हैं, मसलन काला धन, भ्रष्टाचार, FDI, तीसरे मोर्चे की संभावनाएं, संसद बनाम टीम अन्ना, बिहार में मीडिया पर तथाकथित सेंसरशिप और सुशासन के दावे वगैरह वगैरह। इन सारे मुद्दों के अलावा वो चंद सवाल तो होंगे ही जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अंजान साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही कर लेता हूं कि बहुत कुछ जानते हुए भी आप अपने आप को क्यों कहते हैं कि मैं अनजान हूं? मैं नहीं कहता। मेरे गुरुजी ने मुझको ये साहित्यिक उपनाम दे दिया। जी जी। जब मैं कक्षा 9 में था जी, और मैं स्कूल की मैगजीन संपादित हो रही थी, तो विद्यार्थी संपादक के रूप में मुझे चुना गया। और जब मेरे गुरुजी थे, उनका नाम था स्वर्गीय श्री JN सिंह जी, उन्होंने मेरी कुछ कविताओं को देखने के बाद मेरे नाम के आगे, मेरा नाम था अतुल कुमार सिंह, उसके नाम के आगे लगा दिया अंजान। क्या बात। और जब साहित्य में और कविताएं और लेखन और सब करता रहा, धार्मिक वगैरह में छपती रही, फिर मैं सक्रिय हो गया विद्यार्थी राजनीति में बहुत कम उम्र में। तो फिर बीच में से सिंह गायब हो गया, जब करते अतुल कुमार अंजान हो गया। और जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव चुन के दिल्ली पहुंच गया जी, तब आप जैसे पत्रकार मित्रों ने नाम को रिदमिक बनाने के लिए उसमें से कुमार गायब कर दिया और अतुल अंजान करना शुरू किया। अभी आपने बिहार में एक बड़ा सीपीआई का महाधिवेशन किया। इस महाधिवेशन से क्या निकला? सिर्फ सुधाकर रेड्डी निकले या और भी कुछ निकला? निश्चित रूप से किसी पार्टी के महाधिवेशन में पार्टी की नए पदाधिकारी चुने जाते हैं जी। बिहार में एक समय में कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा जनता में दबाव था, लेकिन कई कारणों से, जातिवाद, सांप्रदायिक तमाम कारणों, नवोदारवाद, दौलत, गुंडा, माफिया, संकीर्णताओं ने हमको कमजोर किया। और तो फिर हमने इस महाधिवेशन करके बताया कि हाँ, हम कमजोर हुए थे, लेकिन बदली हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने लोगों को कहा कि 15 साल का लालू जी देखा, 7 साल का नीतीश जी का देखा, सारे अनुभव हो गए, वापस चलो। फिर चले वहीं जहाँ संघर्षों की बात होती थी, जहाँ हमारे जमीर पर हो रहे हमले पर हम मचल कर लड़ते थे, हासिल करे न करें ये अभिमान तो रहता था कि हमने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तो फिर हम जब गए गाँव में, जब गए हम लोगों में, लोगों को हमने देखा कि वो वापस आ रहे हैं, और जिसका प्रतिफलन आपने देखा कि बरसों बाद लाल झंडे ने पूरे पटना को एक नए सैलाब में अपनी उपस्थिति धमाकेदार दर्ज करा करके
कहने पर विवश कर दिया कि आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फिर पुराने तेवर में वापस आ रही है। अनजान साहब, आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उसमें कुछ जल्दबाजी हो रही है आप लोगों की तरफ से। आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक विधायक है और पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में नहीं आया है कि आप यह क्लेम कर सके कि उस एक को जो है आप 10 या 20 या 50 कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यह जो एक कम्युनिस्ट पार्टी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक तरह से बदलते हुए दौर में, जिसको आप न्यू लिबरलिज्म का दौर कहते हैं, उसमें मृत्यु शैया पर पड़ी हुई एक पार्टी है, तो सुधाकर रेड्डी उसको सुधा की, अमृत की, गंगा जल की 2 आखिरी बूंद पिलाएंगे या सचमुच उसको सुधारिष्ट जैसी कोई दवाई देकर फिर से खड़ा कर देंगे? रंजन जी, अच्छा कहा। मैं तो आप कह रहा हूं कि अगर आप ये कह दें कि हमें आप मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा दिए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका अपना अधिकार है कहने का और मुझे अपनी धमक को कहने का पूरा हक है। सुधाकर रेड्डी जी 2 बूंद पिला देंगे तो 2 बूंद पीने से लकवाग्रस्त लोग अगर ठीक हो रहे हैं तो हमारे संगठन में अगर नई जान फूंकने की, सामाजिक राजनीतिक जीवन को बदलने की ख्वाहिश पैदा होती है तो बदलाव की कहानी शुरू होगी। एक आदमी, एक विधायक है, आपने कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आज अपने को विपक्ष की बात कह रहे हैं, 1984 में इंदिरा गांधी के दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 2 ही सदस्य थे जी। एक आंध्र प्रदेश से जंगा रेड्डी और दूसरे गुजरात से शंकर सिंह वाघेला, जो बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए। नंबर पर मत जाइए। हम जाति और बिरादरी, दौलत और समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार नहीं खड़े करते। हम अपनी सोच, अपने संघर्ष, अपने साथियों की कुर्बानी, उसकी क्षमता की बुनियाद पर करते हैं। अनजान साहब, आप जो है काव्यात्मक भाषा में पार्टी के सपनों की एक तरह से बात कर रहे हैं और मैं फिलहाल जो है पार्टी के नेता की बात करना चाहता हूं, सुधाकर रेड्डी साहब की। सुधाकर रेड्डी साहब जो है दक्षिण भारत में है, हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं बोल पाते हैं। आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, किस तरह से वो उत्तर भारत में आपकी पार्टी को खड़ा करेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी को भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी और इस देश में जो यूपीए की अभी अध्यक्षा हैं, जो पिछले 30 साल से एक ऐसे घर में रह रही जहाँ कई प्रधानमंत्री हो गए। और मैं काव्यात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सच को कहना कविता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कवि हैं। नहीं, राजनीति को काव्यात्मक भाषा की जरूरत है, क्योंकि जब से राजनीति साहित्य से दूर हो गई है, ये आवारा और बदचलन हो गई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अनजान साहब, आपने अपने अधिवेशन में तमाम लेफ्ट पार्टियों को बुलाया, यहाँ तक कि माले को भी बुलाया। इस मेल मुलाकात से क्या निकला? ये कोई फिल्मी गाना तो हो नहीं रहा कि सिम्फनी इकट्ठा कर दी है और ये कोई हमने तुरही का संगीत नहीं इकट्ठा किया। अब वो दूसरे जो मध्य मार्गी राजनीतिक दल हैं, उनके यहाँ लोग इतनी जल्दी आते और जाते हैं, इतनी जल्दी तो कौवा भी किसी मुंडेर पर नहीं बैठता। मैं ये समझना चाहता हूँ कि खास करके माले जो है वो थोड़ा ज्यादा ही कट्टरपंथी माने जाते हैं। ये कम कट्टरपंथी और ये अधिक कट्टरपंथी लोग मिलकर, और जिनके बीच वैचारिक मतभेद भी कहीं हैं। वर्धन साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस वैचारिक मतभेद की बात को कबूल किया था। तो ये सब कैसे साथ चलेंगे? फिर आप कहेंगे कि काव्यात्मक बात कर। हमारी पार्टी के सदस्य थे, नेता थे, रहनुमा थे, फिलासफर थे, साहिर लुधियानवी जी, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, 10,000 हजार गाने फिल्मों में लिखे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी और राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। क्या बात। और ये नया दौर है, इस नए दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। हमने कितने लोगों को इकट्ठा किया, आप कह रहे हैं माले को इकट्ठा कर लिया। हमने कम से कम एक ही विचारधारा के अंदर डिफरेंट वेरिएशन के लोग, विभिन्न तरंगों के लोगों को इकट्ठा किया। जी। जिस राज्य में हम और आप मिलकर बैठ के राजधानी में बात कर रहे हैं, वहाँ जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मिलाप है और उनकी मिलीजुली सरकार चल रही है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ और मैं इस चीज पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ कि आप इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कम कट्टरपंथी और अधिक कट्टरपंथी लोग हैं, इन लोगों के बीच में तालमेल कैसा रहेगा? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि खुद वामपंथी दलों का तालमेल जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। मैं समझता हूँ कि अगर कमजोर पड़ा है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया है और इस सुधारने की प्रक्रिया को 2014 से भी देखने की जरूरत है। जब पूंजीवादी साम्राज्यवादी
मध्यमार्गी राजनीतिक दलों के दो गठजोड़, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का हो और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का हो, जब दोनों ही भ्रष्टाचार करके अपने शरीर के तमाम वस्त्रों को उतार करके एक नग्न नृत्य की नई मुद्रा को पेश कर रहे हो, ऐसे में आम लोगों के सामने एक नए विकल्प की जरूरत है। अनजान साहब, और नक्सलवादियों का क्या करेंगे? वो आम जनता ये समझती है कि वो आप ही लोगों के मानस पुत्र हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं जो रास्ता भटक गए हैं। क्या इस अधिवेशन में आप लोगों ने उनको रास्ते पर लाने के लिए कोई चर्चा की, कोई फार्मूला तैयार किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के वैज्ञानिक समाजवाद की चिंतन धारा की मातृ पार्टी है। हम ही से छिटक कर सीपीएम बना है, माले बना और नक्सलवादी बने और 36 नक्सलवादी दल उसके अंदर बन गए। कहते हैं इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, क्योंकि आपने काव्यात्मक कह दिया तो मैं आपको काव्य ठोकता रहूं। अच्छा। क्योंकि मेरी कुछ आक्रामक आदत है। कम्युनिस्ट लेकिन जो इस आक्रामक आदत में आप सवालों से पीछा छुड़ा के कहीं दूसरी तरफ लेके चले जाते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नक्सलवादियों को रास्ते पर लाने के लिए क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास है? फॉर्मूला ये है कि उनको कहना पड़ेगा कि सत्ता का जन्म बंदूक की नली से होता है। ये गुजरे कल की बात थी, आज कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। अभी पूरे के पूरे अरब जगत में जो घटनाएं हुई उनमें तमाम बादशाह और शहंशाह एक से एक बड़े जालिम और खूंखार जनता के हाथों जनतांत्रिक प्रक्रिया से चले गए। तो जनता को जगाने का काम करो। ये कुछ हथियार लेके गांव में बैठ करके और कुछ फुनगी पर पेड़ के बैठ करके और कुछ पहाड़ों में बैठ करके टापू बना करके एक अलग किस्म का कुछ सेना के जवान और कुछ सीआरपीएफ के जवान मार देने से अगर इनकलाब हो जाता तो अब तक तो हो चुका होता। विचार की प्रक्रिया दमदार होती है और विचार की प्रक्रिया में जूझना आसान नहीं होता है। चाय के ऊपर 4 दोस्त बनाना आसान है, विचारों का एक हमसफर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो विचारों का हमसफर आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो पुराने लोग ही आपके साथ हैं, नई पीढ़ी के लोग तो आपसे जुड़ नहीं रहे। आपके पास तो फुटेज होंगे जो हमने 27 मार्च की रैली की थी इसी पटना में, देख लीजिएगा कितने काले बाल थे और कितने सफेद कितने नौजवान थे। और अगर आप विफल हो जाए अपने कैमरे से लोगों की को गिनने में तो दोष आपका है, हम पर तोहमत मत लगाइए। ठीक है। आप जिस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, दोबारा से मैं उस अधिवेशन के बारे में एक सवाल और पूछ लेता हूं। किसानों और मजदूरों की पार्टी ने इस अधिवेशन पर कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए? हमने करोड़ तो नहीं खर्च किए करोड़ों, लेकिन कुछ लाख खर्च किए। कितने लाख खर्च किए होंगे? 50-60 लाख। 50-60 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 10-20 लाख और खर्च गए, मैंने अभी हिसाब नहीं लगाया है। जी। मैं सम्मेलन कर रहा था, हिसाब नहीं लगा रहा था। जी। लेकिन अगर पारदर्शिता की बात की जाएगी तो हिसाब तो लगाना पड़ेगा। अरे आप क्या पारदर्शी, इस देश के अंदर हमसे ज्यादा पारदर्शी कौन है? परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ हो। अनजान साहब, क्या तीसरा मोर्चा बनने वाला है? इतनी प्रसव वेदना क्यों अभी देश में चल रही है? बच्चा पैदा नहीं हुआ, नामकरण के लिए सब परेशान है। अरे अभी लोकसभा का इलेक्शन 2014 में है, लेकिन अगर आप 2014 के किष्किंधा कांड पढ़ने की क्या जरूरत है? आने तो दीजिए, उत्तरकांड के बाद आएगा ना, उसी चीज लंका कांड में पहुंचने दीजिए ना। उसी चीज पे आ रहा हूँ कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले आप एक गठबंधन अगर करेंगे, एक सो कॉल्ड मोर्चा बनाएंगे, तो फिर यही उसका परसेप्शन जाएगा ना कि आपने चुनाव में कुछ जोड़ घटाव करने के लिए आपने ये बना लिया है। आप सीटों को जीतने के लिए और राजनीतिक खेल करने के लिए वो मोर्चा बनाएंगे, तीसरा मोर्चा, या किसी विचारधारा के आधार पर आप बनाएंगे? खेल कूद के लिए हमने बिहार में कुछ लोगों को छोड़ रखा है जी। वो अपना खेल कूद करते रहेंगे। जो खेल रहे थे अब वो दर्शक बन गए हैं, कुछ दर्शक अब खेल कूद कर रहे हैं। ये खेल कूद करने वाले और दर्शकों वही को थोड़ा खेल सा साफ करें जो रेल खेल और जेल के बीच में समन्वय बनाए हुए हैं। घर बैठे नेताओं के दोस्ती से मोर्चा नहीं बनेगा। यूपीए और एनडीए की आर्थिक सामाजिक नीतियों पर। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? हमारे संघर्ष जब आने वाले दिनों में नव उदारवाद के खिलाफ चलेगा, खुदरा में विदेशी निवेश एफडीआई के खिलाफ चलेगा। जो हमारे साथ संघर्ष के मैदान में आएंगे वो हमारे विकल्प के सहयोगी होंगे, और जो नहीं आएंगे वो एनडीए के और यूपीए के बगल बच्चे होंगे।
नहीं, लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं एफडीआई और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उन सबसे ज्यादा उनके खिलाफ मुखर हो रही है और आप लोग भी हैं, तो आप बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे मुखर हैं। और ये बीजेपी ने तो 2002 में जब एनडीए की सरकार इस वक्त सुषमा स्वराज ने संसद में इस बात को रखा था। इस वक्त तो एफडीआई का वो विरोध कर रही है ना बीजेपी। वो तो भ्रष्टाचार का भी विरोध कर रहे हैं, येदियुरप्पा उनके जेल जा रहे हैं, वो चाल चलन और नैतिकता की बात कर रहे हैं, और उनके मंत्री कर्नाटक के अंदर जो है पोर्नोग्राफिक नंगे चित्र देख रहे हैं। तो इस तरह का दोमुहापन तो तमाम पार्टियों में आप हमारे पास नहीं। हमको बताइए ना, आजादी के इस 64 साल में किस कम्युनिस्ट के घर के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा? कौन जेल गया? की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके तीसरे मोर्चे में आ सकते हैं। वो सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं उस तरह से दागदार हैं और दोमुहा उनका एक चेहरा है, दोमुहा उनका एक रवैया है। किनको आप साथ हम कह रहे हैं कि भाई बदलो और सुधरो। इन आर्थिक कार्यक्रमों से देश की जनता को निजात दिलाओगे जो आर्थिक सुधार नहीं, आर्थिक बर्बादी है आम आदमी के लिए। आप तीसरा मोर्चे पर अभी मुझे लगता है पत्ते साफ नहीं करना चाहते। साफ किन से आप बात करेंगे, कौन कौन आपके साथ आ सकते हैं? हमारे पत्ते साफ हैं, लेकिन यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। हम आंदोलन चलाएंगे, शक्तियां आएंगी, बातचीत होगी, चर्चा चलेगी। हम अगर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश तो आपके साथ होंगे नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। क्या लालू आपके साथ होंगे? क्या रामविलास पासवान आपके साथ होंगे? क्या कांग्रेस आपके साथ होंगे? क्या नीतीश जी इस बीजेपी को साथ लेकर के बदलाव की राजनीति और देश में जिस समाज की वो सेवा करना चाहते हैं कर पाएंगे? तो आप नीतीश जी की तरफ भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं? हम किसी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से नहीं देख रहे हैं, हम उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अगर आपको मेरी मोहब्बत का सलीका समझ में आता है तो मैं भी तो आपसे हंस के बात कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे मोर्चे में शामिल होंगे? ठीक है अनजान साहब, आपसे चीजों को जानने का ये सिलसिला जो है हम अभी जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अनजान साहब से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, कुछ और वाजिब सवाल।